दोस्तों, आज हम जिस मजेदार फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है 12 मॉन्कीज। प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स पर आधारित ये फिल्म 1995 में रिलीज की गई थी। यूं तो इसकी कहानी ऐसी नहीं है जिसे समझने में ज्यादा दिक्कत हो, पर चूंकि इसमें टाइम ट्रेवल इन्वॉल्व्ड है, हो सकता है आप में से कई लोग इसकी कहानी को न समझ पाए हों। तो दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम इसकी कहानी को कुछ इस तरह से समझेंगे कि इससे संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में बाकी नहीं रहेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स पे आधारित है, जिसे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स भी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स आखिर होता क्या है। दरअसल प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स उस अजीबोगरीब सिनारियो को कहते हैं जब टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे जाने वाला व्यक्ति किसी कारण से पास्ट में घट रहे किसी इंपॉर्टेंट इवेंट का हिस्सा बन जाता है, या कई बार उस इवेंट को ट्रिगर करने का कारण भी बन जाता है, जिसके कारण भविष्य में उसे टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे जाना पड़ा था। इसके कारण कभी न रुकने वाला एक लूप बन जाता है और ये बताना मुश्किल हो जाता है कि आखिर इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पैराडॉक्स कहाँ है, तो आइए समझते हैं इसे एक उदाहरण से। मान लीजिए आप किसी लड़की से बेहद प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे से शादी करने का मन बना लेते हैं, पर ठीक शादी से एक दिन पहले शाम के 4 बजे जब वो अकेली होती है तो कोई अनजान शख्स उसे गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। चूंकि आप उस लड़की से बेहद प्यार करते थे, आप पूरी तरह से टूट जाते हैं। गुजरते वक्त के साथ हर दिन आपके मन में ये सवाल उठता रहता है कि आखिर आपकी प्रेमिका को मारा किसने, और ये गिल्ट भी रहता है कि उस दिन अगर आप अपनी प्रेमिका के साथ होते तो शायद आज वो जिंदा होती। यही सोच आपको इंस्पायर करता है एक टाइम मशीन बनाने के लिए, ताकि आप समय में पीछे जाकर उस दिन आप अपनी प्रेमिका को मरने से बचा सकें और ये भी जान सकें कि आखिर वो कौन था जो आपकी प्रेमिका को मारने आया था। कुछ सालों बाद आप एक टाइम मशीन बनाने में सफल भी हो जाते हैं और समय यात्रा करके उस दिन में पहुंच जाते हैं जिस दिन आपकी प्रेमिका का खून हुआ था। इस समय में अभी तक आपकी प्रेमिका का खून नहीं हुआ है। आपकी प्रेमिका को मरने से बचाने के लिए आप उस स्थान पर जाते हैं जहां पर उसका खून होना है। आप अपने साथ एक बंदूक भी ले जाते हैं ताकि आप उस आदमी से निपट सकें जो वहां आपकी प्रेमिका को मारने वाला है। आप उस किलर के वहां आने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही घड़ी में 3:50 होते हैं, वहां आपको किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। आपको लगता है कि शायद ये वही किलर है, इसलिए चोरी छुपे उसे आप वहां ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद आप उसे ढूंढ नहीं पाते। इस दौरान 9 मिनट गुजर जाते हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलता। अचानक आपको ऐसा लगता है मानो आपके पीछे कोई काला साया खड़ा है जिसके हाथ में पिस्तौल है। आपको लगता है कि हो न हो ये वही किलर है जो प्रेमिका को मारने आया है, इसलिए आप उस पर गोली चला देते हैं। उसे गोली लग जाती है, पर जब उसकी चीख निकलती है तो आपके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जिसे आपने मारा है वो कोई किलर नहीं बल्कि आपकी प्रेमिका है। यानी कि जिस किलर ने आपकी प्रेमिका की हत्या की थी और जिसे आप इतने दिनों से आज तक तलाश कर रहे थे, वो कोई और नहीं, आप खुद ही थे। अब इसमें पैराडॉक्स ये है कि आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था, यानी कि पहले आपने गलती से अपनी प्रेमिका की हत्या की या पहले समय यात्रा करके आप उस समय में पहुंचे। अगर आप कहते हैं कि पहले मैंने गलती से अपनी प्रेमिका की हत्या की, तो सवाल ये उठेगा कि आप उस काल में पहुंचे कैसे। ऑब्वियसली आपने पहले टाइम मशीन का इस्तेमाल किया होगा। अगर आप ये कहते हैं कि पहले मैंने समय यात्रा की, तो ये सवाल उठेगा कि आपने समय यात्रा की ही क्यों। ऑब्वियसली क्योंकि आपको अपनी प्रेमिका को बचाना था और उस किलर को पकड़ना था जिसने आपकी प्रेमिका की हत्या की थी, यानी कि उस समय तक आपकी प्रेमिका की हत्या हो चुकी थी। तो बताइए पहला कौन सा इवेंट था? आप चाहकर भी ये नहीं बता सकते, और यही है पैराडॉक्स। जैसा कि इसके नाम से ही जग जाहिर है, प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स में हम समय में पीछे जाकर किसी इवेंट को देख सकते हैं और उसकी जानकारी भी ले सकते हैं, पर चाहकर भी पहले घट चुके किसी भी इवेंट को हम बदल नहीं सकते। यानी कि जो भी पास्ट में हो चुका है वो होकर ही रहेगा। समय में पीछे जाकर अगर हम किसी इवेंट को बदलने की कोशिश भी करें तो हम हमेशा यही पाएंगे कि अनजाने में हमारी ये कोशिश भी हमसे वही सब करवाएगी जिसे रोकने हम उस समय काल में गए थे। ऐसा क्यों है?
इसे फिल्म टाइम मशीन में बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। हमारे पिछले उदाहरण की तरह इस फिल्म में भी कोई अज्ञात इंसान हीरो की प्रेमिका की हत्या कर देता है। समय में पीछे जाकर अपनी प्रेमिका को बचाने के मकसद से हीरो एक टाइम मशीन बनाता है और अनगिनत बार उस समय में जाकर अपनी प्रेमिका को मरने से बचाने की कोशिश करता है, पर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद वो अपनी प्रेमिका को एक बार भी नहीं बचा पाता। उसकी लाख कोशिश करने के बावजूद वो किसी न किसी तरह से हमेशा मर ही जाती है। इससे परेशान होकर वो लाखों साल फ्यूचर में जाता है ये जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों है, यानी कि वो अपनी प्रेमिका को आखिर बचा क्यों नहीं पा रहा है। उससे बताया जाता है कि वो अपनी प्रेमिका को इसलिए नहीं बचा सकता क्योंकि ये टाइम मशीन बनने का कारण ही उसकी प्रेमिका की मौत थी। यानी कि अगर उस दिन उसकी प्रेमिका की मौत न हुई होती तो उसने ये टाइम मशीन भी कभी नहीं बनाया होता। तो उस टाइम मशीन का इस्तेमाल करके उस इवेंट को कैसे कोई बदल सकता था जिसके कारण ही टाइम मशीन बना था। आशा करता हूं कि आप प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स को अब आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस फिल्म में दिखाए गए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जानना होगा। तो आइए सबसे पहले इन इवेंट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साल 2035। इस समय पृथ्वी के वातावरण में एक खतरनाक वायरस फैला हुआ है जो इंसानों के लिए जानलेवा है। इस वायरस के कारण मनुष्यों की काफी आबादी खत्म हो चुकी है। जो लोग बच गए हैं वो इससे बचने के लिए जमीन के नीचे बने अंडरग्राउंड बेसेस में रह रहे हैं। वैज्ञानिक इस वायरस का क्योर ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं, पर अभी तक उन्हें इसमें कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है, क्योंकि बीतते समय के साथ इस वायरस में लगातार बदलाव हो रहा है। इस वायरस का क्योर बनाने के लिए वैज्ञानिकों को इस वायरस के वास्तविक रूप के बारे में जानकारी चाहिए थी, यानी कि इस वायरस के उस रूप की जैसा ये म्यूटेट होने से पहले था। ये वायरस प्राकृतिक नहीं था, जिसका मतलब ये था कि काफी साल पहले किसी ने जानबूझकर इसे बनाया था और बाद में पृथ्वी के वातावरण में फैला दिया था। पर यह काम किया किसने था, इसका किसी को पक्के तौर पर पता नहीं था। हाँ, इस समय में लोगों के पास एक पुराना डैमेज्ड वॉइस ट्रांसमिशन जरूर था, जिसमें एक महिला इस वायरस के बारे में कुछ बता रही थी। इसमें उसकी आवाज काफी कट कट के आ रही थी, जिसके कारण यह समझना मुश्किल था कि आखिर वो कहना क्या चाह रही थी। इस डैमेज्ड वॉइस ट्रांसमिशन में केवल एक ही चीज थी जो अच्छे से सुनाई दे रही थी, और वो चीज थी द आर्मी ऑफ द 12 monkeys। इस आधार पर इस समय के लोग ये मानकर चल रहे हैं कि भूतकाल में इस खतरनाक वायरस को बनाने के पीछे इस द आर्मी ऑफ द 12 monkeys का ही हाथ रहा होगा। पर अभी तक कोई भी ये नहीं जानता था कि आखिर ये द आर्मी ऑफ 12 monkeys था क्या। कोल एक कैदी है जिसे अंडरग्राउंड बेस में मौजूद एक जेल में रखा गया है। ये जेल में क्यों है, इसकी जानकारी इस फिल्म में नहीं दी गई है। इसके पास एक खास क्वालिटी है, और वो ये है कि ये जहां भी जाता है वहां मौजूद चीजों पे बारीकी से ध्यान देता है और उन चीजों को भी नोटिस करता है जिन्हें ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। इसका मेमोरी पावर भी अच्छा है, जिसके कारण इसे वो सब कुछ अच्छे से याद रहता है जो ये नोटिस करता है। इसकी इन्हीं खूबियों की वजह से वैज्ञानिक इसे ट्रेनिंग देते हैं और बाद में इसे टाइम मशीन के जरिए समय में पीछे भेजते हैं उस वायरस के मूल स्वरूप के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ताकि अभी के समय में वो इसका क्योर बनाकर इस समय के लोगों को बचा सके। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वैज्ञानिक इसे समय में पीछे जरूर भेज रहे हैं, पर वो इसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो हो चुका है। यानी कि वो समय में पीछे जाकर इस वायरस को फैलने से रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसे बदल नहीं सकते जो पहले ही घट चुका है। यानी कि समय का प्री डेस्टिनेशन अप्रोच। इसलिए उनकी कोशिश पास्ट में जाकर केवल उस वायरस के बारे में जानने की थी, ताकि उसका इस्तेमाल साल 2035 में इसका क्योर तैयार किया जा सके। साल 1996। जेफरी गोइनिस नाम का व्यक्ति द आर्मी ऑफ द 12 monkeys नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर है। साल 2035 के लोगों को जरूर ये लगता है कि उस खतरनाक वायरस को पृथ्वी के वातावरण में फैलाने में इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ रहा होगा, पर हकीकत ये होती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का इन सबसे किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं होता है। इन बेचारों का मकसद तो केवल जू में कैद किए गए जानवरों को आजाद करवाना था। असल में इस वायरस को बनाने और इस पृथ्वी के वातावरण में फैलाने का काम करता है डॉक्टर पीटर्स, जो कि जेफरी के पिता के वायरोलॉजी लैब में उनका असिस्टेंट होता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे नफरत हो जाती है दुनिया के इस स्वरूप से जहां लोगों के बीच नफरत और द्वेष है, इसलिए वो इसे पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है।
अब वापस आते हैं फिल्म की कहानी पे और सब कुछ क्रम से समझते हैं। साल 1996 में कोल एक छोटा सा बच्चा है जो उस समय उस एयरपोर्ट पर मौजूद होता है जहां से डॉक्टर पीटर्स अपने द्वारा बनाए गए खतरनाक वायरस को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलाने के मकसद से वहां से फ्लाइट पकड़ने वाला होता है। बच्चा कोल वहां अपनी आंखों के सामने एक बेहद ही दर्दनाक घटना घटते हुए देखता है। दरअसल वो एक इंसान को अपने हाथ में बंदूक लेकर दौड़ते हुए देखता है, जिसे कुछ देर बाद वहां मौजूद पुलिस वाले शूट कर देते हैं, जिससे उस इंसान की मौत हो जाती है। उस इंसान के मरे हुए शरीर के पास वो एक लड़की को रोते हुए और बिलखते हुए देखता है, जिसके बालों का रंग भूरा है। धीरे धीरे कोल बड़ा होता जाता है, पर इस घटना को वो कभी भी भूल नहीं पाता और अक्सर वो इस पूरे सीन को बार बार अपने सपनों में देखता रहता है। अब तक ये बिल्कुल नहीं पता होता कि जो इंसान उस दिन उस एयरपोर्ट पर मरा था वो कौन था, और न ही ये कि वो भूरे बाल वाली लड़की कौन थी जो उस इंसान के मरने के बाद उसकी लाश के पास रो रही थी। फिल्म के अंत में हमें पता चलता है कि जिस इंसान को कोल ने अपने बचपन में मरते हुए देखा था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था, जो फ्यूचर से समय यात्रा करके साल 1996 में पहुंचा था। खैर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये समझ आता जाएगा कि ये सब क्यों और कैसे हुआ था। दरअसल होता यह है कि साल 1996 में उस दिन डॉक्टर पीटर्स अपने वायरस के साथ एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ से आसानी से बचकर निकल जाता है, क्योंकि उसके द्वारा बनाया हुआ वायरस कलरलेस और ओडरलेस होता है, यानी कि न तो उसका कोई रंग होता है और न ही कोई स्मेल। वहां से निकलने के बाद वो फिलाडेल्फिया, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑर्लिन्स, रियो डे जेनेरो, रोम, किंशासा, कराची, बैंकॉक और पेकिंग शहर जाता है और वहां अपने खतरनाक वायरस को इन सभी शहरों के वातावरण में छोड़ देता है। उसका वायरस धीरे धीरे पूरी दुनिया के वातावरण में फैलता जाता है और बीतते समय के साथ धीरे धीरे भारी संख्या में लोग मरते जाते हैं। गुजरते समय के साथ पृथ्वी के वातावरण में ये वायरस कुछ इस कदर से फैल जाता है कि इंसानों का जमीन के ऊपर रह पाना असंभव हो जाता है। इसलिए इस वायरस से बचने के लिए वो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड बेस बनाकर रहते हैं। ये वायरस गुजरते वक्त के साथ म्यूटेट होता जाता है। चूंकि वैज्ञानिकों के पास इसके मूल स्वरूप के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, लाख कोशिशों के बावजूद भी वो इसका क्योर नहीं बना पाते। फाइनली साल 2035 के आसपास वो टाइम मशीन बनाने में सफल हो जाते हैं। इस टाइम मशीन बनाने वाले वैज्ञानिकों की थ्योरी ये होती है कि इसका इस्तेमाल करके हम समय में पीछे जाकर उस समय के इवेंट्स को ऑब्जर्व तो जरूर कर सकते हैं, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी हम उन्हें बदल नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि पास्ट में जो घट चुका है उसे बदलना असंभव है। इसलिए वो पास्ट में जाकर उस वायरस को पहली बार पृथ्वी पर फैलने से रोकने की कोशिश नहीं करते। वो बस ये चाहते हैं कि टाइम मशीन का इस्तेमाल कर कोई साल 1996 में जाए और उस वायरस को मूल स्वरूप के बारे में जानकारी इकट्ठा करके वापस साल 2035 में ले आए, ताकि इसका इस्तेमाल करके साल 2035 में इसका क्योर तैयार किया जा सके और वर्तमान के लोगों को बचाया जा सके। अगर आप सोच रहे हैं कि साल 1996 से ही इस वायरस के बारे में जानकारी कलेक्ट करने की क्या जरूरत थी, तो इसका जवाब ये है कि इसे साल 1996 में ही बनाया गया था, जिसका मतलब ये हुआ कि ये वायरस उस समय अपने प्राइमरी स्टेज में था, जिसका मतलब ये था कि इसके मूल स्वरूप में जानकारी प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन समय यही था। कोल साल 2035 में कोल एक कैदी है जिसे जमीन के नीचे बने अंडरग्राउंड बेस के जेल में कैद किया गया है। वो कैदी कैसे बना, इस बारे में ये फिल्म हमें कुछ नहीं बताती। सभी चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करने की उसकी क्षमता के कारण वैज्ञानिक उसे मौका देते हैं साल 1996 में जाने का, ताकि वो ये पता लगा सके कि उस वायरस का निर्माण सबसे पहले कहाँ और कैसे हुआ था, और ये भी कि सबसे पहले उस वायरस का फैलना कहाँ से शुरू हुआ था। ये सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद वैज्ञानिकों का प्लान था उसी समय और उसी जगह अपने कुछ वैज्ञानिकों को भेजने का, ताकि वो उस वायरस के मूल स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। साल 1996 में गए कोल के मैसेजेस को साल 2035 में रिसीव करने के लिए वैज्ञानिक उसे एक पर्टिकुलर वॉइस मेल का नंबर देते हैं, जिसका मतलब ये था कि साल 1996 में मौजूद कोल को साल 2035 में मौजूद अपने साथियों को अगर कोई जानकारी देनी होती तो उसे एक पर्टिकुलर फोन नंबर ही डायल करना था। एनीवे,
सब कुछ तय होता है और वैज्ञानिक कोल को साल 1996 में भेजने की तैयारी करने लगते हैं। पहले अटेम्प्ट में वैज्ञानिक जब कोल को साल 1996 में भेजने की कोशिश करते हैं तो किसी ग्लिच के कारण साल 1996 में जाने के बजाय वो गलती से 1990 के समय में बैल्टीमोर एरिया में पहुंच जाता है। इस समय के लोगों के सामने जब खुद को वो साल 2035 से आया हुआ बताता है और टाइम ट्रैवल तथा वायरस की बात करता है तो सब उसे हेलुसिनेशन का शिकार हुआ एक मानसिक रोगी समझ लेते हैं। इसलिए उसे एक मेंटल असाइलम में डाल दिया जाता है। यहाँ वो डॉक्टर कैथरीन राइली की निगरानी में रहता है, जिसे कोल से हमदर्दी तो होती है पर उसे भी यही लगता है कोल वास्तव में एक मानसिक रोगी ही है, इसलिए वो उसे ट्रीट करने की कोशिश करती है। कोल वहां मौजूद डॉक्टर्स को ये यकीन दिलाने की अपनी ओर से भरपूर कोशिश करता है कि उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि वो सचमुच भविष्य से आया है, पर कोई उस पर यकीन नहीं करता। फिर उसे याद आता है कि साल 2035 में वैज्ञानिकों ने उसे एक पर्टिकुलर फोन नंबर दिया था जिसके जरिए अभी भी वो अपना मैसेज उन तक पहुंचा सकता है, इसलिए वो उस नंबर पर फोन करता है। पर यहाँ परेशानी ये है कि वैज्ञानिकों ने ये नंबर उसके साल 1996 में इस्तेमाल करने के लिए कॉन्फ़िगर किया था। चूंकि इस समय वो इससे 6 साल पहले के समय में था, यानी कि साल 1990 में मौजूद है। जब वो उस नंबर पर फोन करता है तो वो किसी दूसरे इंसान को लग जाता है जिसका इन सब से किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं होता। इसके कारण वो ये प्रूव नहीं कर पाता कि वो भविष्य से आया है और उसे मजबूरन उसी मेंटल असाइलम में रहना पड़ता है। इस असाइलम में उसकी मुलाकात होती है जेफरी गोइनिस नाम के व्यक्ति से, जो थोड़ा सनकी किस्म का होता है और इस दुनिया में एक व्यापक बदलाव लाने की बात करता है। एनीवे, कोल इस असाइलम से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। वैज्ञानिक उसे साल 2035 में वापस खींच लेते हैं। चूंकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता, 1990 में उस मेंटल असाइलम में मौजूद डॉक्टर्स को ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर एक इंसान वहां से अचानक कहां और कैसे गायब हो गया। इस फिल्म के कई सीन्स में हम देखते हैं कि कोल को किसी अज्ञात इंसान की आवाज सुनाई देती है जो उसे बॉब कहकर पुकारता है। ये मात्र उसका हेलुसिनेशन या दिमाग की कल्पना होती है, कोई दूसरा टाइम ट्रेवलर या इंसान नहीं। साल 2035 में वापस लौटने के बाद वैज्ञानिक कोल से उस मैसेज का मतलब पूछते हैं जो साल 1996 से उन्हें किसी महिला ने भेजा था। यहाँ स्ट्रेंज बात ये थी कि ये मैसेज बिल्कुल उसी पर्टिकुलर वॉइसमेल से आया था जिसका नंबर उन्होंने कोल को दिया था। इस कारण उन्हें लग रहा था कि इस मैसेज का लेना देना शायद कोल से रहा होगा। ये मैसेज ये था: The Freedom for Animals Association on 2nd Avenue is the secret headquarters of the army of the 12 monkeys. They are the ones who are going to do it. I can't do anymore. I have to go now. Have a Merry Christmas. Obviously, कोल को इस मैसेज के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वो तो साल 1996 में जाने के बजाय गलती से साल 1990 में पहुंच गया था और यही बात वो वहां मौजूद वैज्ञानिकों को भी बताता है। उन वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के आधार पर 1996 में मौजूद उन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया हुआ था जिन पर उन्हें उस वायरस से जुड़े होने का शक था। इसलिए वो इन लोगों के फोटोज कोल को दिखाते हैं और उससे ये पूछते हैं कि क्या वो इनमें से किसी को पहचानता है। उन फोटोज में से एक फोटो में जेफरी भी मौजूद होता है जिसे कोल पहचान लेता है। वैज्ञानिक अब कोल को एक बार फिर से साल 1996 में भेजने की तैयारी करते हैं, पर किसी मशीनी ग्लिच के कारण साल 1996 में पहुंचने के बजाय वो एक बार फिर से गलती से पहले विश्व युद्ध के समय में पहुंच जाता है। चूंकि वहां गोलियां चल रही होती हैं, एक गोली उसके पैर में भी आकर लगती है। वहां वो अपने एक दूसरे साथी जोस को भी देखता है, जो खुद भी उसी मशीनी ग्लिच की वजह से गलती से वहां टेलीपोर्ट हो गया था। पर कुछ सेकंड्स में ही ये ग्लिच खुद ब खुद सही हो जाता है, जिसके कारण वो उसी समय वहां से टेलीपोर्ट होकर साल 1996 में पहुंच जाता है। साल 1996 में पहुंचने के बाद सबसे पहले वो डॉक्टर कैथरीन को ढूंढता है और बाद में उसे किडनैप कर लेता है। चूंकि कैथरीन ने साल 1990 में मेंटल असाइलम में उसे देखा था, वो उसे पहचान लेती है। वो उसे ड्राइव करके फिलाडेल्फिया ले जाने को कहता है। फिलाडेल्फिया पहुंचकर वो एनिमल एसोसिएशन के पास जाते हैं और उनसे द आर्मी ऑफ द 12 मंकीज के बारे में पूछते हैं, क्योंकि कोल को अभी तक यही पता था कि उस वायरस को फैलाने में द आर्मी ऑफ द 12 मंकीज का ही हाथ था।
एनीवे, वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि द आर्मी ऑफ द 12 मॉन्कीज एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो छुपकर काम करता है और उसका हेड जेफरी है। कोल और कैथरीन वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में कैथरीन को पता चलता है कि कोल के पैर में गोली लगी हुई है। वो उसकी मदद करती है और उस गोली को उसके पैर से बाहर निकाल देती है। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि कैथरीन इस समय तक कोल का साथ जरूर दे रही है, पर अभी भी उसे ये यकीन नहीं होता कि कोल सचमुच एक टाइम ट्रेवलर है। उसे अभी भी यही लगता है कि कोल मानसिक तौर पर बीमार है, जिसके कारण उसे हेलुसिनेशंस आते रहते हैं जिन्हें वो सच मान लेता है। चूंकि अभी तक कोल को यही लग रहा होता है कि उस वायरस को फैलाने के पीछे जेफरी का ही हाथ था, वो जेफरी से मिलता है और उससे वो बताता है वो उसके वायरस वाले प्लान में कोई रुकावट खड़ा करने नहीं आया है। वो तो बस ये जानना चाहता है कि वो वायरस इस वक्त कहाँ रखा गया है। जेफरी की बातों को सुनकर भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे उस वायरस को बनाने के पीछे उसी का हाथ रहा होगा, क्योंकि वो कोल से कहता है कि इस वायरस का आइडिया उसके दिमाग में आया ही इसलिए क्योंकि साल 1990 में मेंटल असाइलम में कोल ने ही उसे इस वायरस के बारे में बताया था। हालांकि इस फिल्म में ये सब कहीं दिखाया तो नहीं गया है, पर लगता है शायद साल 1990 में एक मानसिक रोगी समझकर कोल को जब मेंटल असाइलम में डाल दिया गया था, उसे कंट्रोल में रखने के लिए हेविली ड्रग्ड किया गया होगा। बेहोशी जैसी नशे की इस हालत में कोल ने अनजाने में वायरस के द्वारा पृथ्वी के 99% पॉपुलेशन को खत्म कर दिए जाने की बात कही होगी। ये सारी बातें वहां मौजूद जेफरी ने सुनी होगी और बाद में यही बातें उसने अपने पिता के असिस्टेंट डॉक्टर पीटर्स के सामने कही होगी, जिसके कारण डॉक्टर पीटर्स को वायरस को बनाने का आइडिया आया होगा, जिसके कारण आगे चलकर उसने वो वायरस बनाया होगा। एनीवे, कोल जब जेफरी से मिलने गया था तो उसने कैथरीन को अपनी गाड़ी की डिक्की में कैद कर रखा था ताकि वो कहीं भाग ना जाए। इसलिए जेफरी से मिलकर जब वो वापस आता है तो कैथरीन को वहां से बाहर निकालता है। गाड़ी की डिक्की में कैद कर दिए जाने के कारण कैथरीन काफी गुस्से में होती है, इसलिए आजाद होते ही वो कोल को पीटने लगती है। इस दौरान पुलिस भी वहां आ जाती है, जो कोल को एक अपराधी समझती है तथा उसे गिरफ्तार करना चाहती है। सबको यही लगता है कि कोल वहीं कहीं छुपा हुआ होगा, पर वो वहां से रहस्यमयी तरीके से अचानक गायब हो जाता है, जिसके कारण पुलिस वाले लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे ढूंढ नहीं पाते। इसके बाद कैथरीन अपने घर वापस लौटती है, जहां टीवी पर वो एक न्यूज देखती है जो एक ऐसे बच्चे के बारे में होता है जिसे कुछ दिन पहले एक माइन शाफ्ट में बुरी तरह से फंसा हुआ बताया गया था। उसे याद आता है कि कोल ने काफी पहले ही उसे इसके बारे में बताया था। उसने कहा था कि ये न्यूज उसके लिए काफी पुराना है। साथ ही उसने उसे ये भी बताया था कि असल में ये बच्चा माइन शाफ्ट में कभी फंसा ही नहीं था, बल्कि ये सब मात्र एक प्रैंक था और वो बच्चा उस समय एक खलिहान में छुपा हुआ था। कैथरीन को ये सारी बातें कोल काफी पहले ही बता चुका था, पर उस समय कैथरीन को उस पर जरा सा भी यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय तक वो उसे मात्र एक मानसिक रोगी समझती थी। पर आज वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके घर में मौजूद टीवी में जो न्यूज चल रहा होता है उसमें न्यूज एंकर उस बच्चे को लेकर बिल्कुल वही बताते हैं जो कोल ने उसे काफी पहले ही बता दिया था। ये सब सुनकर कैथरीन को पहली बार ऐसा लगने लगता है कि कोल सचमुच कहीं फ्यूचर से तो नहीं आया। कोल के पैर से निकली हुई गोली को भी उसने ऑब्जर्वेशन के लिए पहले ही भेज दिया था। उसे वहां से एक कॉल आता है, जिसके बाद उसे ये बताया जाता है कि जो गोली उन्होंने ऑब्जर्व करने के लिए दी थी वो साल 1920 से पहले की है। ये काफी स्ट्रेंज था क्योंकि अब ये गोली बिल्कुल भी प्रचलन में नहीं थी। इस गोली के बारे में जानने के लिए जब वो पहले विश्व युद्ध से संबंधित किताबों को खंगाल रही होती है तो उसे उस समय की एक तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि इस तस्वीर में कोल भी मौजूद होता है। अब उसे ये समझ आ जाता है कि कोल कोई मानसिक रोगी नहीं बल्कि सचमुच एक टाइम ट्रेवलर है जो भविष्य से आया है। उसे कोल के द्वारा वायरस के बारे में बताई हुई बातों पर यकीन हो जाता है, क्योंकि उसे भी यही लगता है कि इस वायरस को बनाने के पीछे जेफरी का हाथ है। वो उस वायरस का लोकेशन जानने के मकसद से जेफरी के पिता पर फोन और उसे भविष्य में उस वायरस से होने वाली त्रासदी के बारे में उसे बताती है। सब कुछ बताने के बाद वो उससे ये पूछती है कि क्या जेफरी को वायरोलॉजी लैब में एंटर करने के लिए एक्सेस दिया गया है। वो इससे साफ मना कर देता है और उसे बताता है कि जेफरी को वायरोलॉजी लैब में जाने की इजाजत नहीं है।
कैथरीन किसी तरह कोल को फिर से ढूंढ लेती है। दोनों को अभी भी यही लगता है कि उस वायरस को बनाने के पीछे जेफरी का ही हाथ है। कैथरीन को याद आता है कि साल 1990 में कोल अपना मैसेज साल 2035 में मौजूद वैज्ञानिकों तक पहुंचाने के मकसद से एक खास नंबर पर फोन करने की कोशिश कर रहा था, पर उस समय हर बार वो कहीं और लग जा रहा था। उन्हें एहसास होता है कि ये खास नंबर साल 1996 में इस्तेमाल करने के लिए ही कॉन्फ़िगर किया गया था, शायद इसलिए वो उस समय काम नहीं आया था। पर इस समय यानी कि साल 1996 में ये काम कर सकता था, इसलिए वो एक फोन बूथ ढूंढते हैं। कैथरीन वो खास नंबर डायल करती है। उसका कॉल कोई रिसीव करता है, जिसका उत्तर सुनकर उसे ये लगता है कि ये फोन नंबर किसी कारपेट क्लीनिंग कंपनी का है, पर फिर भी वो उन्हें अपना मैसेज बता देती है, जो कि कुछ ये होता है: द फ्रीडम फॉर एनिमल्स एसोसिएशन ऑन 2nd एवेन्यू इज द सीक्रेट हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी ऑफ द 12 monkeys. They are the ones who are going to do it. I can't do anymore. I have to go now. Have a Merry Christmas. अगर आपको याद हो तो ये बिल्कुल वही मैसेज है जिसे साल 2035 में मौजूद वैज्ञानिकों ने कोल को सुनाया था। इसका मतलब ये हुआ कि कैथरीन द्वारा भेजा गया ये मैसेज साल 2035 में मौजूद वैज्ञानिकों को मिल गया होगा। इसी मैसेज से उन्हें ये लीड मिल गया होगा कि आर्मी ऑफ द 12 monkeys फिलाडेल्फिया में है। इसी कारण उन्होंने कोल को साल 1996 में फिलाडेल्फिया भेजा था। एनीवे, उधर जेफरी अपने पिता को किडनैप कर लेता है। उसके पिता को भी यही लगता है कि उसने ऐसा उनसे वायरोलॉजी लैब का एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया है, इसलिए वो जेफरी के कुछ पूछने से पहले ही उससे ये कहता है कि उनके पास वायरोलॉजी लैब का एक्सेस है ही नहीं। कोल और कैथरीन को जब ये पता चलता है कि जेफरी ने अपने पिता को किडनैप कर लिया है, तो वो ऑटोमेटिकली ये अज्यूम कर लेते हैं कि जेफरी को उस वायरस का एक्सेस अब तक मिल गया होगा, जिसका मतलब ये होगा कि वो इसे इस पूरे शहर में फैला देगा। उन्हें लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो ये शहर छोड़कर जाने लगते हैं। पर उनके कैब ड्राइवर से उन्हें पता चलता है कि आर्मी ऑफ द 12 monkeys असल में कोई खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। इसे तो अलग सोच रखने वाले कुछ जवान लोग चला रहे हैं जो खुद को एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मानते हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने जू में कैद सभी जानवरों को आज़ाद करके शहर में खुला छोड़ दिया तथा जेफ के पिता को जू में डाल दिया है। ये सब सुनकर कोल और कैथरीन ये समझ जाते हैं कि जेफरी का उस वायरस से कोई लेना देना नहीं है। उसका मकसद तो हमेशा से केवल जानवरों को जू की कैद से आज़ाद करवाना था और उसने अपने पिता को भी केवल जू में डालने के लिए ही किडनैप किया था। अब सवाल ये था कि अगर जेफरी उस वायरस के पीछे नहीं था तो आखिर वो कौन था जिसने इसे बनाया था और आगे जाकर विश्व के अलग अलग बड़े शहरों में इसे फैलाने वाला था। कोल जब एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसका वो एयरपोर्ट पर मर्डर देखने वाला सपना साफ हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल वही एयरपोर्ट होता है जिसे वो अपने सपने में देखता था। एनीवे, वो टेलीफोन बूथ जाता है और उस पर्टिकुलर नंबर पर फोन करता है, जो नंबर उसे 2035 में मौजूद वैज्ञानिकों ने उसे संपर्क करने के लिए दिया था। वो उन्हें बताता है कि द आर्मी ऑफ द 12 monkeys का इस वायरस से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। इस वायरस के पीछे कोई और ही है। फोन पे वो कहता है, मे बी यू जस्ट क्लीन कार्पेट्स, इफ यू डू you're lucky, you're gonna live a long happy life, but if you other guys are out there, if you are picking this up, forget about the army of the 12 monkeys. They didn't do it, it was a mistake, someone else did it. The army of the 12 monkeys is just a bunch of dumb kids playing revolutionaries. Listen, I've done my job, I did what you wanted, good luck, I'm not coming back. उसके इस मैसेज से हमें ये पता चलता है कि अब वो साल 2035 में वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे कैथरीन से प्यार हो जाता है और वो इस समय में उसके साथ घर बसाना चाहता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कैथरीन एक ऐसे इंसान के पीछे खड़ी है जो विश्व के अलग अलग बड़े शहरों में जा रहा है। ये शहर होते हैं सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑरलीन्स, रियो डी जेनेरो, रोम, किंशासा, कराची, बैंकॉक और पेकिंग। ये लिस्ट बिल्कुल सेम होता है भविष्य में होने वाले वायरस के स्प्रेड लोकेशन से। इस इंसान का नाम होता है डॉक्टर पीटर्स और ये जेफरी के पिता के वायरोलॉजी लैब में उनका असिस्टेंट होता है, या ये कहें कि ये एक साइंटिस्ट होता है। कैथरीन डॉक्टर पीटर्स को पहचान लेती है, जिसके बाद उसे सब कुछ समझ आता है। वो ये समझ जाती है कि वो वायरस इस समय डॉक्टर पीटर्स के पास है, जो उसे विश्व के अलग अलग शहरों में फैलाने के मकसद से वहां से ले जा रहा है। वो फौरन ये बात कोल को बताने के लिए निकल पड़ती है।
उधर जोज नाम का एक व्यक्ति कोल से मिलने आता है, जो खुद भी एक टाइम ट्रेवलर होता है, जो कोल की तरह ही साल 2035 से आया है। वो कोल को ये बताता है कि थोड़ी देर पहले उसने फ़ोन करके जो मैसेज भेजा था वो साल 2035 में मौजूद वैज्ञानिकों ने इंटरसेप्ट कर लिया था, और अब उन्हें ये अच्छी तरह से पता होता है कि द आर्मी ऑफ द 12 मंकीज का इस वायरस से किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। जोज कोल को एक बंदूक देता है। पहले तो कोल इसे लेने से मना कर देता है, पर जोज उसे ये कहकर धमकाता है कि अगर उसने इस बंदूक को नहीं लिया तो वो कैथरीन को मार देगा। ऐसा सुनकर कोल उससे वो बंदूक ले लेता है और काफी नर्वस होकर जोज से पूछता है कि इस बंदूक से मुझे किसकी हत्या करनी है। जोज चुपचाप वहां खड़ा रहता है और कोई उत्तर नहीं देता। अब फ्यूचर से जोज को वहां क्यों भेजा गया था और उसने जबरदस्ती कोल को वो बंदूक क्यों दी थी, इसका उत्तर प्रीडेस्टिनेशन लूप में छुपा हुआ है। दरअसल साल 1996 में आगे जो भी होने वाला था वो सब कुछ साल 2035 में रहने वाले वैज्ञानिकों के लिए पास्ट था, यानी कि वहां क्या होने वाला था इसके बारे में वो पहले से ही जानते थे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि उस एयरपोर्ट पर एक इंसान जिसके हाथ में एक गन था उस दिन पुलिस की गोली से मरने वाला था, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि कोल ही था। कोल ने अपने मैसेज में उन्हें बताया था कि अब वो साल 2035 में वापस नहीं आएगा। वो नहीं चाहते थे कि कोल वहां अपने तरीके से रहकर उस टाइमलाइन को डिस्टर्ब करे, इसलिए वो जोज को एक बंदूक देकर वहां भेजते हैं ताकि जोज वो बंदूक कोल को दे सके और हिस्ट्री एक बार फिर से खुद को रिपीट कर सके, यानी कि प्री डेस्टिनेशन लूप चलता रहे। शायद इसी कारण साल 2035 में टाइम ट्रैवल करने के लिए उन्होंने कोल को ही चुना था। एनीवे, कैथरीन वहां आती है और कोल को ये बताती है कि वो वायरस इस समय डॉक्टर पीटर्स के पास है, जो उसे विश्व के अलग अलग शहरों में फैलाने के मकसद से वहां से ले जा रहा है। कैथरीन जब ये जानकारी कोल को दे रही होती है उस समय जोज भी वहां मौजूद होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि उसे भी ये सब पता होता है कि उस वायरस के पीछे आखिर कौन है। इस जानकारी के साथ वो वहां से गायब हो जाता है और साल 2035 में वापस लौटकर वहां मौजूद वैज्ञानिकों को इसके बारे में बताता है। चूंकि अब वैज्ञानिकों को यह पता चल चुका होता है कि उस वायरस के प्योर फॉर्म के बारे में वो जानकारी कहां से ले सकते हैं, वो अपने अगले प्लान पर लग जाते हैं, जो कि होता है अपने किसी वैज्ञानिक को साल 1996 में डॉक्टर पीटर्स के आसपास भेजकर उस वायरस के बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करना। उधर कोल और कैथरीन एयरपोर्ट पर डॉक्टर पीटर्स को ढूंढने लगते हैं। कोल जैसे ही डॉक्टर पीटर्स को देखता है वो उसके पीछे भागने लगता है। चूंकि उसके हाथ में गन होता है और वहां की पुलिस उसे मुजरिम भी समझ रही होती है, वो उस पर गोलियां चला देते हैं, जिसके कारण उसकी वहीं मौत हो जाती है। भूरे बालों के साथ कैथरीन वहां आती है और कोल को मरा हुआ देखकर वहीं रोने लगती है। वहां मौजूद एक छोटा सा बच्चा ये सब कुछ देख रहा होता है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि छोटा कोल ही है। यही कारण है कि एडल्ट कोल को साल 2035 में अपने सपने में हमेशा यही सीन नजर आता था। अंत में कैथरीन उस बच्चे कोल को देखती है, यानी कि जो हुआ था हमेशा वही होगा। उधर फ्यूचर यानी साल 2035 में वैज्ञानिकों को उस वायरस के लोकेशन का पता अब चल चुका है और डॉक्टर पीटर्स के बारे में भी। अब जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, वो जो हो चुका है उसे बदलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो हो चुका है उसे किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये है कि वो पास्ट में किसी को भेजकर उस वायरस को फैलने से रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उस वायरस को उसके प्योर फॉर्म में स्टडी करना चाहते हैं, ताकि उस जानकारी का इस्तेमाल करके वो उसका क्योर बना सकें और अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बचा सकें। इसलिए वो डॉक्टर जोन्स नाम के एक वैज्ञानिक को साल 1996 में मौजूद डॉक्टर पीटर्स के आसपास भेजते हैं, ताकि वो उससे दोस्ती करके उस वायरस के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। डॉक्टर जोन्स पहली बार जब डॉक्टर पीटर्स से मिलती है तो वो उससे ये कहती है कि वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है। ये उसकी रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए तो होता ही है, पर इंश्योरेंस वर्ड को यहाँ इस्तेमाल करने के पीछे एक मैसेज भी छुपा हुआ होता है। दरअसल इंश्योरेंस कभी भी हमें मरने से बचाने के लिए नहीं होता, बल्कि ये हमें उस समय सहारा देने के लिए होता है जब हमारा काफी नुकसान हो जाता है, चाहे वो नुकसान किसी भी तरह का क्यों ना हो। तो यहाँ पर डॉक्टर जोन्स ने इंश्योरेंस वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वो ये बताना चाहती थी कि वो उस 99% जनसंख्या को मरने से बचाने के मकसद से वहां नहीं आई थी जो आगे चलकर उस वायरस से मरने वाले थे, बल्कि वो उस वायरस को स्टडी करके साल 2035 में उसका क्योर बनाने के मकसद से वहां आई थी, ताकि वो बचे हुए 1% जनसंख्या को बचा सके।
एनीवे, ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि इस एक्सप्लेनेशन से इस फिल्म से जुड़े आपके सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, एक और दिलचस्प फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।